जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र बिंदु भाग है उसके मौलिक अधिकार। भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के प्रावधान हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को वे अधिकार देता है जो उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी करते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं और हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की राह तैयार करते हैं। इन अधिकारों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यदि कभी इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक बिना किसी बाधा के सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यह व्यवस्था हमारे लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि ये अदालतों को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में सबसे बड़ा प्रहरी बनाती है। अब चलिए विस्तार से जानते हैं कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने भेदभाव नहीं करेगा। यह अधिकार हमें आश्वासन देता है कि चाहे हमारी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या मूल वंश कुछ भी हो, हमारे साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसका मतलब है कि किसी को भी इन कारणों से कोई विशेष सुविधा या वंचना नहीं दी जा सकती। सरकार सार्वजनिक स्थलों, शिक्षा संस्थानों या किसी भी अन्य स्थान पर इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए और कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 7 अस्पृश्यता, छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करता है। हमारा संविधान अस्पृश्यता को अपराध मानता है और इसके पालन पर सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान सामाजिक बराबरी और समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। कोई भी व्यक्ति राज्य से कोई ऐसी उपाधि नहीं ले सकता जो उसके नाम के आगे लगे और उसे दूसरों से उच्च स्थान या विशेष अधिकार दिलाए। केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को ही स्वीकार किया गया है, जैसे डॉक्टर या लेफ्टिनेंट। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला है। अनुच्छेद 19 हमें 6 बड़ी स्वतंत्रताएं देता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में घूमने और निवास करने की स्वतंत्रता और अपने मनपसंद पेशे, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता। इन स्वतंत्रताओं के बिना कोई भी समाज या व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं पा सकता और किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसके खिलाफ कानूनन सबूत न हो। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। यह अधिकार कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, निजता और सुरक्षित जीवन के अधिकार भी शामिल हैं। आज के दौर में निजता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलना तय है। यह प्रावधान भविष्य की नींव मजबूत करता है और समाज को शिक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण देता है। इसका मतलब है कि किसी नागरिक को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता और उसके पास कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। आज भी यह प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कामों में लगाने पर रोक लगाता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की रक्षा करता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।
हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है, जब तक वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ न हो। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक समूह अपने धार्मिक कार्यों और संस्थाओं का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाना है, लेकिन धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की छूट भी देता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति या समूह अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इससे उनकी पहचान और स्वतंत्रता बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह अधिकार नागरिक को यह शक्ति देता है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। डॉ. B.R. अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि यही अधिकार बाकी सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उच्च न्यायालयों के लिए यह सुविधा अनुच्छेद 236 के तहत दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन 14वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300A के तहत संरक्षित किया गया है। इन सभी अधिकारों की मौजूदगी भारतीय लोकतंत्र को जीवंत और सशक्त बनाती है। ये अधिकार न सिर्फ हमारे समाज को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय की राह पर ले जाते हैं, बल्कि हर नागरिक को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा संविधान के संरक्षण में है। भारतीय संविधान का भाग 3 की हर भारतीय के जीवन में आशा, विश्वास और शक्ति का स्रोत है, और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।